क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ऐसी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो इसकी गति क्या होती है, नियत। नियत गति को हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस। यदि नियत गति की मोटर होती है तो सिंक्रोनस मोटर होती, और नियत गति का जनरेटर तो सिंक्रोनस जनरेटर है। इसे हम और क्या कह सकते हैं, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्यों, कि वो कौन सी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, एसी। ठीक है, अब तो ये डबल एक्साइटेड है, सिंगल एक्साइटेड, डबल एक्साइटेड। फिर हमने देखा था कि यहां पर इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना में एक चारों ओर बाह्य बॉडी होती है। बॉडी को हम क्या कहते हैं, योक या फ्रेम। छोटी मशीन में किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन। बड़ी मशीन में किसकी है, कास्ट स्टील। इसमें एक टर्मिनल बॉक्स है, उसमें कितने टर्मिनल निकलते हैं, 6। स्टार के लिए 3, डेल्टा के लिए 3, टोटल टर्मिनल निकलते हैं 6। जो हमारे पास बाह्य बॉडी स्थिर है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेटर। और स्टेटर के अंदर जो कोर होगी वो स्टेटर कोर कहलाएगी। स्टेटर कोर किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की। उसके ऊपर वाइंडिंग कौन सी होती है, आर्मेचर। आर्मेचर वाइंडिंग का काम क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न करना। तो यहाँ आर्मेचर वाइंडिंग होगी, इसका काम होगा ईएमएफ उत्पन्न करना स्टेटर के कोर के ऊपर। ठीक है, जो पोल है उसके ऊपर वाइंडिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, फील्ड वाइंडिंग। और फील्ड वाइंडिंग हमारे पास क्या करती है भाई, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। पोल को हम कौन सी सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई। और ये हमारे पास है शाफ्ट। फिर आपने देखा था इसकी मौलिक आवश्यकता क्या है भाई, कोई भी अल्टरनेटर बनाओगे तो आपको एक तो चाहिए स्टेटर, एक चाहिए रोटर, एक डीसी सप्लाई, यांत्रिक ऊर्जा और स्लिप रिंग। पोल कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक सेलिएंट, दूसरा सिलेंड्रिकल। सेलिएंट को हम क्या कह सकते हैं, नॉन सिलेंड्रिकल या समुन्नत भी कह सकते हैं। सेलिएंट वो होता है जिसकी अक्षीय लंबाई तो कम है लेकिन व्यास क्या है, ज्यादा। व्यास ज्यादा, जिसमें पोल की संख्या क्या होगी, ज्यादा। पोल की संख्या ज्यादा तो गति क्या होगी, कम। और गति कम है तो इसको कहां काम लेते हैं, हाइड्रो टर्बाइन में काम में लिया जाता है। और यह नॉइज क्या करता है, अधिक। जबकि सिलेंड्रिकल पोल है, बेलनाकार या नॉन सेलिएंट कह दो, इसकी अक्षीय लंबाई तो अधिक होती है लेकिन व्यास कम है। व्यास कम है तो पोल क्या लगे, कम। तो गति क्या होगी, अधिक। ये केस है। ओके, ये कहाँ है, ट्रांसफॉर्मर क्यों घूम रहा है इधर। तुम पता नहीं किस में ध्यान रखता। एक आपने लिखा था डीसी उत्तेजना, लिखा ना भाई। अल्टरनेटर को स्टार्ट करने के लिए डीसी एक्साइटेशन होना जरूरी है। हाँ? नॉइज इसमें ज्यादा क्यों होती है, जिसमें भी पोल ज्यादा होता है, पोल ज्यादा होने के कारण हमारे पास जब चुंबकीय क्षेत्र को काटते हैं इसके कारण वो पार्टीशन नॉइज ज्यादा होती है। अधिक पोल के कारण होती है, कम पोल के कारण नहीं होती। ज्यादा पोल के कारण ही नॉइज अधिक होती है। और हाइड्रो टर्बाइन में मेनली खेल इसमें नॉइज ज्यादा होती है। हाइड्रो टर्बाइन में जब टर्बाइन भी घूमेगी तो उसकी नॉइज क्या होगी, ज्यादा। जबकि थर्मल में नॉइज होती ही नहीं उसकी। डीसी उत्तेजना, डीसी उत्तेजना किसके द्वारा दी जाती है भाई, तो आप कहेंगे बैटरी या शंट लिख दो या कंपाउंड जनरेटर द्वारा। भाई किसी न किसी के द्वारा तो दोगे ना डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई जब तक नहीं दोगे तब तक ये चुंबकीय क्षेत्र बढ़ना शुरू नहीं करेगा। तो इसको एक्साइटेशन करना पड़ेगा कि भाई तू काम शुरू कर। एक्साइटेशन का मतलब तो यही, उत्तेजना का मतलब यही है कि आपको ये कह दिया जाए कि नहीं नहीं तू कर सकता, तू कर, शुरू कर। इसके लिए उसको जो मोटिवेशन करता है ना, तो वैसे एक्साइटेशन है। तो ये बाद में पूरा काम ये तो करता नहीं, ये तो एक्साइटेड करता है। चुंबकीय फील्ड यदि एक्साइटेड हुआ तो वहां पर चुंबकीय आघूर्ण के कारण क्या कर लेगा, गति। और गति होने के बाद तो गति स्टार्ट ही होगी। तो बैटरी या शंट कंपाउंड जनरेटर के द्वारा होता है। इसमें 110 वोल्ट से 250 वोल्ट होता है। कितना होता है, स्लिप रिंग द्वारा सप्लाई प्रदान की जाती है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो आपको ऐसा नहीं लगता है कि भाई आपने ये जोड़ा तो कहां गए, ये जोड़ा तो आपने कहां पर है भाई, पोल पर ये तार जोड़ा। जैसे पोल घूमेगा तार तो लपेटा खाने लग जाएगा ना।
तो तार कैसे टिके रहे, तो तार को इनके शाफ्ट के ऊपर लाओगे, शाफ्ट के ऊपर लगा रहेगा स्लिप रिंग। स्लिप रिंग क्या होती है, ऐसी रिंग जो स्लिप हो जाएगी। तो क्या है कि ये पोल कितने घुमा, लेकिन स्लिप क्या रहेगी, वहीं पर उसके साथ ही स्लिप रहेगी, ताकि तार साथ के साथ लपेटा नहीं खाए। स्लिप क्या रहेगी, वो इस शाफ्ट को क्या कर देगा, स्लिप कर देगा। यदि मान लो ये फिक्स लगा दी रिंग, तो जैसे शाफ्ट घूमी उसके साथ तार भी लगा हुआ था, वो भी क्या होगा, घुमा, तो लपेटा खाने लगे ना, तो लपेटा नहीं खाए, तो इसलिए क्या लगाओगे, स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग द्वारा सप्लाई प्रदान की जाती है और इसे शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। कहां पर स्थापित करोगे, शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। करो नोट। ये फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई प्रदान करता है। ये फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई प्रदान करता है। इसे शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है, स्लिप रिंग द्वारा सप्लाई प्रदान करने इसका काम है। ठीक बात है। अब होता है भाई आवर्ती ज्ञात करना या आवर्ती उत्पन्न करना है ना भाई, कितना लिख दो, आवर्ती कैसे होते हैं। तो अल्टरनेटर आवर्ती है, अल्टरनेटर यदि घूमेगा तो जो एसी उत्पन्न होगी, तो एसी की तो आवर्ती होती है, डीसी की आवर्ती कितनी होती है, 0, लेकिन एसी की तो आवर्ती होती है। तो आवर्ती हमारे पास किस पर डिपेंड करेगी, एफ बराबर पी एन बटा 120। एफ बराबर क्या होगा भाई, पी एन बटा 120। तो एफ तो हमारे पास क्या है, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी यानी आवर्ती किस में है भाई, हर्ट्ज में होती है। आवर्ती किस में होती है, हर्ट्ज में। पी क्या होता है, पोलों की संख्या। पी है पोलों की संख्या। और हमारे पास एन क्या है, एन है घूर्णन गति। ये घूर्णन गति किस में होती है, आरपीएम में। घूर्णन गति है जो है आरपीएम में। ठीक है, और ये हमारे पास रहा। अब इसमें से आपको सवाल पूछा जा सकता है, पूछते ही हैं वैसे, कि भाई यदि आपके पास
पोल की संख्या यदि 4 है, आवर्ती आपके पास 50 हर्ट्ज है, तो एक तो पूछेगा घूर्णन गति कितनी होगी। दूसरा सवाल यह है कि यदि मान लो आवर्ती आपके पास 60 हर्ट्ज है और घूर्णन गति आपके पास 900 आरपीएम है, 900 आरपीएम है, तो तीसरा सवाल ये पूछ लेगा भाई पोल क्या है। ठीक है, कर लो, नोट करो, याद करो। ऑप्शन नहीं दिखता है। ऑप्शन कौन सा प्रश्न में था? टेस्ट में ऑप्शन क्यों नहीं दिखता है? हो गया भाई? ठीक है भाई। तो कितना है भाई? पहला n बराबर 120 गुणा f बटा p, यही हुआ। तो 120 तो 120 है, गुणा f का मान कितना है? 50, p का मान कितना है? 4। 4 से इसको काटा तो 4 तिये 12, 30। 50 गुणा 30 कितना हो गया? 1500। तो ये हो गया 1500 आरपीएम। बात ठीक है। अब यहां पर आपको निकालना p बराबर क्या आएगा? 120 गुणा f बटा n, ये बन गया। तो बताओ 120 तो ठीक है, f का मान कितना? 60 बटा n का मान कितना? 900। तो 0 से 0, 0 से 0, 12 छक्का 72, 72 में भाग दिया 9 का, तो कितना आया भाई? 8। तो पोलों की संख्या कितनी आ गई? 8। हो गया। 120 इसलिए रखते हैं कि यहां पर आवर्ती जो होती है वो ये होती है कि भाई पोल बट्टा पोल बाई 2 इंटू गति, पोल बाई 2 इंटू गति, ऐसा होता है कि आवर्ती इससे निकलती है वैसे तो। अब पोल बाई 2 क्यों लेते हैं? क्योंकि पोल युग्म में होने चाहिए, इसलिए पोल बाई 2 लिया जाता है। क्योंकि आप देखोगे ना, विद्युत डिग्री है जो यांत्रिक डिग्री से विद्युत डिग्री बनोगे तो क्या होगा? पोल बाई 2 गुणा यांत्रिक डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो वो पोल बाई 2 क्यों लेते हैं? पी बाई 2 क्यों लेते हैं? युग्म के लिए, कपल 4 पोल है तो युग्म कितने बने? 2, NS NS ऐसे बनाने के लिए।
और एन हमारे पास क्या है, एन है आरपीएस, रिवोल्यूशन पर सेकंड या राउंड पर सेकंड है। पर सेकंड क्यों लेते हैं, क्योंकि आवर्ती तो सेकंड से निकलती है, प्रति सेकंड से, 1/सेकंड से ही तो हर्ट्ज बनेगा। एफ बराबर 1/t होता है कि नहीं होता, अब 1 से वो सेकंड से होती है। लेकिन अब देखो कि इसको मैं यदि सेकंड से उसको मिनट में बदलना चाहूं, जैसे मान लो कि 60 चक्कर लगा था 1 सेकंड में, ठीक है ना, 1 सेकंड में 60 चक्कर लगा, मिनट में कितना लगेगा 3600। तो मिनट वाला 3600 लिख के 60 का भाग दूंगा तो सेकंड में कितना जाएंगे भाई 60, ठीक है। अब बताओ कितना है, 120 आया नहीं आया, वो 60 कहां से आया, राउंड पर सेकंड था ना, उसको मिनट बदला तो कहां क्या आएगा 60, और ये तो p/2 होता है, युग्म होता ही है। और कोई सवाल भाई? ओके भाई, तो ये तो न्यूमेरिकल सवाल आता, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है अल्टरनेटर में विद्युत वाहक बल समीकरण। अल्टरनेटर में ईएमएफ का समीकरण, ठीक है भाई। तो अल्टरनेटर में हमारे पास ईएमएफ का समीकरण क्या होता है भाई, ये देख लीजिए ध्यान से, ठीक है भाई। तो अल्टरनेटर किसका समीकरण है भाई, ईएमएफ का समीकरण। तो ये हमारे पास होता है 4.44 पाई एफ एन के पी गुणा के डी। फाई हमारे पास क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स भी प्रतिपोल होता है, यानी सेम ट्रांसफॉर्मर वाले फॉर्मूला है। एफ हमारे पास क्या होती है, आवर्ती, अब एन होता है ना, एन हमारे पास होती है चालकों की संख्या, नहीं सॉरी नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न। एन यहां पर क्या होता है भाई, नंबर ऑफ टर्न। केपी हमारे पास क्या होता है भाई, पिच फैक्टर, और केडी होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। नोट मत करो, एक बार ध्यान से देख लो। हम इनको वाइंडिंग चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे भाई, कहां पढ़ेंगे, वाइंडिंग में। और जब तक यदि हमारे पास केपी और केडी, आदर्श अवस्था में केपी और केडी कितना होता है 1, यदि हमारे पास केपी बराबर केडी बराबर 1 होता है तो क्या बनेगा भाई सूत्र, ई बराबर आर एम एस 4.44 एफ एन। अब देखो कि एक और मामला है, अब ये एन की जगह जेड भी लिख देते हैं, चालकों की संख्या को वाइंडिंग में सामान्यतः क्या लिखते हैं, जेड, ठीक है ना। तो एन नंबर ऑफ टर्न लिख दो, नहीं सुना ये, तो ये नंबर ऑफ टर्न है, या टी लिख दो, टी या एन। अब एक मामला है, आप यदि वाइंडिंग के बारे में छोटा मोटा भी चीज जानते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वाइंडिंग हमारे पास ऐसी होती है, यही होती है वाइंडिंग। इस वाइंडिंग के अंदर हमेशा 2 चालक होते हैं, एक ये चालक है और एक इधर वाला चालक है। क्योंकि ये जो अंदर वाला जो ये भाग दिख रहा है ना, ये होता है कि उसके अंदर स्टेटर के अंदर फंसा हुआ भाग यही होता है, ये तो बाहर कनेक्शन के लिए होता है। तो जो मैंने डॉट लाइन खींची है, ये भाग कहलाता है सक्रिय भाग। क्या कहलाता है, सक्रिय। सक्रिय भाग उसे कहते हैं जो ईएमएफ उत्पन्न करता है, और ये हमारे पास कौन सा भाग है, निष्क्रिय। निष्क्रिय में भी वो पश्च भाग है, ये अग्र भाग है। तो ये हमारे पास ईएमएफ उत्पन्न नहीं करता, पीछे वाला आगे वाला, ये केवल कनेक्शन करता है।
भाई एक तार से दूसरे तार जोड़ो, धारा प्रवाहित होकर कनेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये जो बीच में खांचे में दिख रहा है, यानी जो अंदर स्थापित होता है ना, वही ईएमएफ उत्पन्न करता है। वाइंडिंग में एक खांचे से दूसरे खांचे में डालते हैं तो बाहर जो भाग दिखता है ना, वो ईएमएफ उत्पन्न नहीं करता, अंदर जो होता है वही ईएमएफ उत्पन्न करता है। तो बताओ कि एक टर्न बन गया कि नहीं बन गया। एक टर्न में चालक कितने, दो, एक और दो। एक टर्न में कितने चालक होते हैं, दो। तो चालकों की संख्या, चालकों की संख्या जेड बराबर क्या लिखोगे, 2n लिख दो, यहां क्या लिख दो, 2t लिख दो। यानी दो हमारे पास, एक n का मान एक रखो, तो टर्न कितना हुआ, एक। तो चालक कितना आया, दो। एक टर्न में चालक कितने होते हैं, दो। तो जेड बराबर क्या लिखोगे आप, 2n। तो अब बताइए ई आरएमएस का सूत्र क्या होगा। तो 2.225 एफ जेड। अब जेड है, जेड की जगह आप लिखो 2n, तो ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, चेक करो। बढ़ गए, तो ये सूत्र क्या है, सही। जेड क्या होता है, जेड है चालकों की, और एक टर्न में कितने चालक होते हैं, हमेशा याद रखना कम से कम दो चालक होते हैं। यदि मल्टी टर्न होता है तो ज्यादा चालक हो सकते हैं, लेकिन एक टर्न में चालक कितने होते हैं, दो। करो नोट। रिकॉर्डेड क्लास में ऊपर से बोर्ड कटता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता भाई। कटने में तो कट सकता है, कटता तो ये कौन से ध्यान रखते हैं, मेरा माथा ही कटता है इतने दिन से। कटने नहीं करता, क्या कर लिया। लिख लिया भाई। चलो एक सवाल लिखता हूं मैं। क्वेश्चन है, थ्री फेज 8 पोल अल्टरनेटर फाइव बराबर 30 मिली वेबर
चालकों की संख्या 1440। अल्टरनेटर की गति 750 आरपीएम। आवर्ती कर लो भाई, कर लो कर लो। हो गया।
हो गया? कितना आया? देखो सबसे पहले तो आएगा एफ। एफ बराबर आएगा पी एन बटा 120। पी हमारे पास क्या है? पोलों की संख्या 8। गति कितनी है? 750 बटा कितना है? 120। 120 को 8 से काटा तो 15 बार, 15 पंजा 75, कितना है? 50 हट जाया। ठीक है। दूसरा है ई। ई बराबर ये था 2.225 एफ जेड, यही था 2.22। तो ठीक है। फाई का मान कितना है भाई? 30 मिली वेबर है, तो 10 की घात माइनस का 3। आवृत्ति कितनी है? 50। जेड कितना है? 1440। पॉइंट हटा दो तो पॉइंट कितना आएगा भाई? पॉइंट आएगा 100। ओके। तो 50 से काटा तो कितनी बार आया भाई? 2 बार। 2 से काटा तो कितनी बार आया? 111 बार। अब इसको करें गुणा। हमारे पास क्या है भाई? 111 इंटू 0, 0, 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 12 और 1 = 13। 4 3 और 1 4, 432 हुआ। ठीक है। इसको इंटू 10 की घात माइनस 3 कर दो वोल्ट। अब इसको करो गुणा। 111 से करना ना भाई, तो 0, 0, 11 111 इंटू 2 222 हासिल लगी 22। 333 में 22 जोड़ा तो 55। 355 में हो गया 5, पीछे क्या बचा? 35। और 444 में 35 जोड़ा तो हो गया 480 79। 479 इंटू 10 की घात माइनस का 3, तो 4795.2 वोल्ट आया क्या? यही आया? नहीं आया? क्या आया? नहीं ये नहीं है तो मैंने मैंने गुणा गड़बड़ किया है कि तुमने गड़बड़ किया है? मत किया कर फिर, गुणा सही किया करना। ट्रेड का चैप्टर वाइज एमसीक्यू करा दीजिए। ट्रेड का चैप्टर वाइज एमसीक्यू हम कराएंगे, यूट्यूब पर ही कराएंगे। नई किताब आएगी उसका सॉल्यूशन पूरा करा देंगे, तो हो जाएगा आपका पूरा पे। क्यों? लेकिन उसमें आप ऐसे वेट करोगे कि एग्जाम तक नहीं, वो आराम से होता है। हाँ हो जाएगा। अभी एग्जाम भी कहाँ है? पहले कैसे बताएं? पता ही नहीं हो क्या रहा है ना। रिजल्ट कैसा है कि पता नहीं क्यों जारी नहीं किया। जारी इनको करना चाहिए था, आजकल में कर देना चाहिए था। रिजल्ट तैयार है, सब कुछ रेडी है, कुछ भी बाकी नहीं है। हैं? पता नहीं क्या चाहता है। फायदा इसमें एक ही चीज का होता है कि टेक्नीशियन का पहले जारी करो। उससे क्या होगा कि भाई एएलपी सीबीटी 2 की तरफ है जो वो कम हो जाएंगे ना, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन वो फिजिकल देंगे, फिर लोको पायलट देंगे, फिर दो भले हैं, लेकिन मेरिट में नहीं ला सकते। मेरिट में आने के लिए अभी तो मामला ऐसा है कि आपको पता नहीं, लोको पायलट में कम से कम 2 से 3 हजार बच्चे वो पढ़ रहे हैं जिनको अलग अलग आरआरबी मिली हुई है। उनको अपनी आरआरबी माना है। पहले तो कहा था नौकरी चाहिए, आरआरबी सिकंदराबाद भरा, वापस अजमेर भरा इधर वालों ने, तो उनको आना है। हैं? वो भले ही हो, लेकिन इसमें क्या है कि अब उसमें क्या होता है कि दिक्कत ये आती है कि भले ही फॉर्म भरो, उधर सिलेक्शन हुआ है तो कोई 2 4 नंबर ही ज्यादा थे। अब उनको वहां इतना टाइम मिलता ही नहीं पढ़ने को।
यहां पर वो लाइब्रेरी में पूरे टाइम पढ़ते थे, पूरा सब कुछ समय देते थे, तो समय का रोड़ा अटकेगा ना वापस भी। तो ये मामला है। और छुट्टियां वहां देते नहीं है, छुट्टी नहीं देते ना। दूसरी बात है कि आपको वहां पैसे भी जमा कराने पड़ेंगे बाद में, ट्रेनिंग वाले। लोको पायलट आप भले ही हो, ट्रेनिंग जो आपने की उसके पैसे जमा कराने पड़ेंगे, तब आप सेम पोस्ट पे जमा कराने पड़ जाते हैं। यदि वो जेई बनता है तो डिपार्टमेंट खुद ऊपर कर देता है कि भाई ठीक अब तो जाएगा ही। जब अब ऊपर पोस्ट आई, वो क्या सेम लेवल की पोस्ट आई तो आरआर भी चेंज करने का क्या मतलब हुआ, पैसा तो ट्रेनिंग के, एनओसी नहीं आएगी ना, वो मामला है। 2024 की तरह पहले एग्जाम डेट आएगी, आने दो। अब हमारे पास एक आज के लिए और बचा है, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन पहली बात तो वोल्टेज रेगुलेशन कहते किसे? वोल्टेज में रेगुलेशन हुआ है, नियमन हुआ है, चेंज हुआ है, किसके कारण? लोड परिवर्तन के कारण। तो लोड परिवर्तन करने पर टर्मिनल पर होने वाले वोल्टेज में परिवर्तन, और हम चाहते हैं लोड परिवर्तन पर टर्मिनल पर वोल्टेज में ज्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो क्या चाहते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन सदैव कम से कम होना चाहिए। ठीक है। लोड में परिवर्तन होने पर टर्मिनल वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन। ठीक है। लोड में परिवर्तन होने पर टर्मिनल वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन। वोल्टेज रेगुलेशन हमारे पास क्या है भाई? नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इनटू 100। ठीक है। लोड में परिवर्तन होने पर टर्मिनल वोल्टेज होने वाला परिवर्तन। ठीक है। वीएनएल का मतलब क्या होता है भाई? वीएनएल का मतलब है नो लोड वोल्टेज। क्या है भाई? नो लोड वोल्टेज। वीएफएल का मतलब क्या है? फुल लोड वोल्टेज। अच्छे अल्टरनेटर एवं ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज रेगुलेशन का मान अधिक होना चाहिए या कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। हम चाहते हैं लोड परिवर्तन होने पर टर्मिनल में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो जितना ज्यादा परिवर्तन होगा उतना ही ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन आएगा। एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर में, आदर्श अल्टरनेटर, वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या होता है? 0। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या चाहिए? कम से कम। अब यहां 3 प्रकार का है। यदि वोल्टेज रेगुलेशन में नो लोड का वोल्टेज फुल लोड से काफी ज्यादा है, यदि हमारे पास नो लोड वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज से अधिक है, तो 2 केस है। एक है ज्यादा अंतर है,
एक है, बहुत कम अंतर है। दो ही तरह का होगा कि नहीं होगा भाई? ज्यादा अंतर है तो हमारे पास इंडक्टिव लोड है। कौन सा लोड है? इंडक्टिव लोड। और इंडक्टिव लोड क्या होता है भाई? लेगिंग पावर फैक्टर। और बहुत कम अंतर है तो हमारे पास कौन सा लोड है? रजिस्टिव। और रजिस्टिव लोड होगा तो हमारे पास यहाँ यूनिटी पावर फैक्टर क्या है? रजिस्टिव लोड पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी। तो हमारे पास यदि थोड़ा बहुत ही ज्यादा है तो इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत तो वोल्टेज ड्रॉप के कारण हो जाता है, तो वो तो रेजिस्टिव लोड है। यदि ज्यादा अंतर है तो कौन सा लोड है? इंडक्टिव। और यदि मान लो नो लोड वोल्टेज का मान फुल लोड वोल्टेज से कम है, फुल लोड पर ज्यादा है, नो लोड पर कम है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारे पास वोल्टेज बढ़ा तो ये हमारे पास कौन सा लोड है? कैपेसिटिव। कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड में क्या होता है? लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर। तो लैगिंग पावर फैक्टर क्या कहोगे? वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वोल्टेज ड्रॉप अधिक, इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या हुआ भाई? कम। इसमें क्या हुआ? वोल्टेज राइज हुआ। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? भाई नो लोड की तुलना में फुल लोड यानी लोड बढ़ा है तो वोल्टेज क्या हुआ? ज्यादा। तभी तो फुल लोड वोल्टेज मान ज्यादा है, नो लोड का क्या है? कम। ये करो नोट। सामान्यतः ज्यादातर कौन सा केस आता है? इंडक्टिव लोड। अल्टरनेटिव में इंडक्टिव गुण है, मशीनों में कौन सा गुण है? इंडक्टिव।
हो गया भाई? क्या हुआ? राइज मतलब सनराइज क्या होता है? राइज मतलब आप क्या कर रहे हो? फॉल राइज? इतना तो मतलब आना ही पड़ेगा भाई यार, सारा मतलब कहाँ का बताता रहेगा कोई। एक अल्टरनेटर में पूर्ण लोड पर एक अल्टरनेटर पूर्ण लोड पर 640 वोल्ट प्रदान करता है तथा लोड हटाने पर यह 680 वोल्ट प्रदान करता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान बताइए। हो गया भाई? कितना आया? तो नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इनटू 100। परसेंटेज निकालोगे तो 100 आएगा ना भाई? ये 100 रहा। तो नो लोड का मान कितना? 680 माइनस 640 बटा 640 इंटू क्या हुआ? 100। ऊपर क्या बचा? 40 इंटू 100 बटा क्या है? 640। जीरो से जीरो, 4 से काटा तो कितना है? 16। तो 100 बटा 16 और 4 से काटा तो 25 बटा 4%, यानी 6.25% है। ये अभी ऐसा तो बता नहीं सकते ये, लेकिन ये अंतर ज्यादा नहीं आता है। यदि हल्का सा थोड़ा होता है, जैसे 1%, 0.5%, 0.8, तो हम उसको रजिस्टिव लोड में काउंट कर लेते हैं। लेकिन ये तो भी इतना सारा अंतर, तो काफी अंतर हो जाता है। ठीक है भाई, आज मैंने आपको यही तक शेड्यूल बताया था। कल भी अपनी जो क्लास आज चली वैसे ही कल चलेगी, लेकिन कल अल्टरनेटर की क्लास जो है 2 घंटे होगी। ठीक है ना भाई?